नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं देश के मजदूर की, जो काफ़ी मजबूर नज़र आ रहा है क्योंकि इस मजदूर के लिए ऐलान किए जाते हैं, इस मजदूर के लिए कई घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन फिर भी इसके हालात नहीं बदलते हैं। संदीप, बड़ा सवाल यही है, आज भी मजदूर रो रहा है। देखिए, मजदूर रो रहा है। चुनावी भाषणों में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर हम फिगर्स पर जाएं, फैक्ट्स पर जाएं, आज की तारीख में रवि 52 करोड़ मजदूर हैं इस देश में। ये सरकार का आंकड़ा है और ये मजदूर भी आप अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक है खेती करने वाले, जो किसान है, छोटा किसान है, छोटा और सीमांत किसान, उसे भी हम मजदूर मानकर चलते हैं। एक लैंडलेस लेबर है, जिनके पास जमीन ही है और वो खेत में मजदूरी कर रहा है। उसके बाद मजदूरी करने वाले हैं जो फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो भी मजदूर हैं। जो रेहड़ी चला रहा है, खोमचा चला रहा है, दिन की कमाते हैं तभी खाते हैं, जो दिन की कमा कर खा रहा है, यहाँ फिल्म सिटी में बहुत सारे चाय वाले हैं, ये सब मजदूर हैं। और इन्हीं मजदूरों की दो ब्रॉड डिविजन्स अगर हम करें, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जहां पर एक सीधा सीधा एक व्यवस्था है, जीएसटी वो पे करते हैं, 10 लोगों से, यानी वो कागजों पर है, हाँ, सरकारी आंकड़ों में है। सरकारी आंकड़ों में जो यूनिट्स दर्ज हैं वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 6% लोग मजदूरी करते हैं, यानी कि 100 लोग अगर काम कर रहे हैं देश में से, 6 ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, 94 अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। वो खेती में भी काम कर रहे हैं, वो चाय भी बना रहे हैं, वो रेहड़ी भी चला रहे हैं, वो हीरे भी तराश रहे हैं, वो गार्ड का काम भी कर रहे हैं, वो आपके घर में मेड भी बनकर आ रहे हैं। ये तमाम मजदूर हैं। 52 करोड़ में से 94% आप लगा लीजिए, कोई ज्यादा बड़े गणित की जरूरत नहीं है। 47 से 48 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। वो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी तलाशते हैं। उनकी कोई परमानेंट इनकम नहीं है, कोई गारंटीड इनकम नहीं है। अब लॉकडाउन हो जाता है, आज आपके ही दिल में धड़कनें तेज होती होंगी ना। बिल्कुल। सैलरी आते समय भी 3 बार मैसेज चेक किया होगा ना रवि, बिल्कुल यार और तो नहीं कटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है ना, हम लोग बयां कर रहा हूं ना। हम लोग सैलरीड लोग हैं। सैलरीड लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये नहीं मालूम कि अभी नौकरी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। मैं सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, हर सेक्टर में ये है। कोई भी होटल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, रियल एस्टेट हो, सिविल एविएशन हो, सर्विसेज गोता खा गई हैं। अगर आप यहां पर पीएमआई, जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को बताने वाला इंडेक्स है, 15 साल पहले इजाद हुआ था, आज की तारीख में अपने लोवेस्ट लेवल पर है। 14 करोड़ लोगों के रोजगार जा चुके हैं। तो दिहाड़ी मजदूर का आप दर्द समझिए, उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही। सरकार कहती है जी हमने 1,70,000 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हमने तो मजदूरों के अकाउंट में पैसा भेज दिया। हर राज्य सरकार कह रही है हमने 2-2 हजार भेज दिए, 5,000 भेज दीजिए, लेकिन फिर ये सड़कों पे क्यों है? तो पागलपन का दौर चढ़ा हुआ है क्या? क्यों जाएगा कोई आदमी सड़कों पर, कोई ट्रैक पर जाकर? मैं कहूंगा बेबसी। बहुत से लोग ये कह सकते हैं, और जायज सवाल होगा रवि, कि भाई आपको ट्रैक ही मिला लेटने के लिए, सोने के लिए। पर सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आप उनकी बेबसी देखिए, उनकी परेशानी का सबब देखिए। वो कितने नाउम्मीद हो गए कि वो ट्रैक पर ही बैठ गए, वहीं नींद आ गई, वहीं झपकी ले ली और ट्रेन ने कुचल दिया। पर उससे बड़ा सवाल यह है, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वो पैदल क्यों गए? अगर सारी व्यवस्था थी, उनकी दिहाड़ी नहीं गई, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, तो खेल चल रहा है, उनको राशन मिल रहा है। मजदूरों के नाम पे खेल एक नया शुरू हो गया, राज्य में नाम केंद्र। हाँ, केंद्र सरकार राज्य सरकार पे डाल रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पे डाल रही है। और ये भी रफू का खेल है रवि, ये रफूगिरी की जा रही है। सबसे पहले इस महीने की शुरुआत में सरकार का क्या सर्कुलर आया था, बल्कि पिछले महीने के आखिरी दिन, कि हम बसों के जरिए अब मजदूरों को भेजेंगे। फिर खबर आती है कि लिंगमपल्ली से हटिया एक ट्रेन जा रही है। एक उम्मीद बनी थी उस वक्त। उम्मीद नहीं, मैं रफू की बात कर रहा हूं। वो ट्रेन चली सुबह और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सर्कुलर आया शाम को कि अब ट्रेन के जरिए भी जा सकते हैं, हम स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे, श्रमिक ट्रेन चलाएंगे। यह फैसला कब लिया गया? ट्रेन पहले कैसे चल गई?
एमएचए का डायरेक्टिव बाद में क्यों आता है? और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक अगले दिन सर्कुलर आता है और उसमें 11वां पैरा जो था, उसमें जो क्लॉज था उसके ABC सब क्लॉज थे। 11वां क्लॉज क्या था? सेल ऑफ टिकट्स, टिकटों की बिक्री। ये बहुत और 11C में क्या था कि टिकटों की बिक्री होगी, राज्य सरकारें वो पैसा वसूलेंगी, किराया वसूलेंगी, टिकट देंगी और वो पैसा रेलवे को दे देंगे। तो ये 85-15 का खेल कहां से आ गया? ये रफू की दूसरी कड़ी थी। जैसे लॉकडाउन 1, 2, 3 हो रहा है ना, रफू 1, रफू 2 भी हो रहा है। आप मुझे सर्कुलर दिखाइए जिसमें 85-15 का ये खेल है। मजदूरों ने साफ तौर से टिकट दिखाए हैं, हाँ, और बताया कि देखिए हम 900 रुपए का टिकट लेके आए हैं, हाँ, 1000 रुपए का टिकट लेके आए हैं, हाँ। तो फिर वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का हिस्सा उसमें कहां खेल है? समझाता हूं ना मैं। खेल क्या हुआ है? टिकट खिड़की पर बिक्री नहीं हो रही है। आप खिड़की पर जाकर टिकट थोड़ा खरीद रहे हैं, वहां नोडल एजेंसीज है, नोडल ऑफिसर है। नोडल ऑफिसर आपको टिकट देगा, तब आप ट्रेन में बैठेंगे और सारे वहां पर, हमने न जाने कितने हमारे सहयोगियों ने, सौरभ हैं पटना में, हमारे यूपी में जो हमारे मानस श्रीवास्तव, मानस हैं, चंडीगढ़ में विशाल हैं, तमाम लोगों ने बाकायदा टिकट के साथ लोगों से पूछा है। किसी से 910 रुपए लिए जा रहे हैं, किसी से 550, किसी से 500, किसी से 700 रुपए। वो नोडल एजेंसी जो है, नोडल ऑफिसर जो है, वो पैसे ले रहा है। हाँ, टिकट की बिक्री खिड़की पर नहीं हो रही, पर टिकट तो बिक रहे हैं। ये कंफ्यूजन आखिरकार बना कैसे और जिम्मेदार किसको माने? अब मैं एक और आंकड़ा बताता हूं, एक गणित, क्योंकि हम यहां पर गणित समझा रहे हैं लोगों को। रवि, फर्ज कीजिए आज जब हम ये शो कर रहे हैं, जब ये बातचीत कर रहे हैं रवि, 230 ट्रेनें चली हैं पिछले एक हफ्ते में। 230 ट्रेनों में लगभग 2.5 लाख, 2,60,000, एक ट्रेन में वैसे भी 1000 से 1200 लोग जा सकते हैं, तो 2,60,000 लोग गए हैं। 2,60,000 रुपए, 2,60,000 लोगों का 1,000 भी खर्च लगा लो, 1,000 की टिकट लगेगी ना। मैं कहता हूं मिनिमम 85-15 के खेल को छोड़ दो, ठीक है, तो 2,60,000 लोग, 1,000 रुपए, कितने पैसे बने? ये 26 करोड़, महज 26 करोड़, 2,60,000 के। 10 लाख लोगों को भी ले जाओगे, 17 तारीख तक नहीं ले जा पाओगे, तो 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 100 करोड़, 30 लाख करोड़ का हमारा बजट है। 350 लाख करोड़ की हम जीडीपी करना चाहते हैं। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कहते हैं ना, वो 350 लाख करोड़ होती है। आज की तारीख में भी हमारी 250 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, या 200 लाख लेकिन सरकार ने अभी राइट ऑफ तो किया है। क्या राइट ऑफ किया है? देश के बिजनेसमैन का 68,000 करोड़, 68,000 करोड़। यहां 100 करोड़ की बात है। 100 करोड़ पर राजनीति हो रही है। 4 दिन से 85-15 के खेल को सब चेज कर रहे हैं। टिकट बेची जा रही है, नहीं बेची जा रही, राजस्थान सरकार क्यों कर रही है, कांग्रेस बनाम बीजेपी हो रहा है। 100 करोड़ 2 घंटे में ट्रंप के कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए हमने खर्च दिए थे। लेकिन देश के विजय रूपाणी ने एक एयरक्राफ्ट मंगाया है अपने आने जाने के लिए, 199 करोड़ रुपए। अशोक गहलोत ने 200 करोड़ के इस जनवरी 2020 में प्लेन्स की रिक्वेस्ट डाल दी है, तमाम ऑर्डर डाल दिया, रिक्वेस्ट नहीं। और तमाम जो भारतीय विदेशों में फंसे थे, जो पहली खेप भारत आई थी, वो बिल्कुल मुफ्त आई थी। हाँ, उनका खर्चा भारत सरकार ने उठाया था। तो 100 करोड़ के लिए आप समझ लो कितनी राजनीति हो रही है। और ये 52 करोड़ जो लोग हैं, ये देश के निर्माता हैं, ये हमारी नींव हैं, और हर भाषण में इनकी बात की जाती है। लेकिन यहां पर तमाम लोगों ने चुप्पी साध ली है। एक और सवाल संदीप, श्रम कानून को लेकर अब बदलाव हो रहे हैं। तमाम राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से बदलाव कर रही हैं। 12 घंटे मजदूरों से काम करवाया जाएगा। लेकिन अभी आज जम्मू से खबर आई है कि फैक्ट्री मालिक तो सैलरी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से श्रम कानून भी मजदूरों के खिलाफ। बहुत अच्छा सवाल उठाया, बहुत अहम मुद्दा उठाया है। अब देखिए हुआ क्या है, रायता फैल गया है रवि। अब जो ये मजदूर 36 दिन बाद आपने इनको इजाजत दी घर जाने की। उससे पहले हमने खबरें देख ली थी, कोई दिल्ली से चला मध्य प्रदेश जाना था, दिल का दौरा पड़ के मर गया आगरा में ही। 12 साल की एक बच्ची तेलंगाना से चली बीजापुर छत्तीसगढ़, 11 किलोमीटर पहले ही दम तोड़ दिया। हमने देखा दिल्ली से श्रावस्ती के लिए एक ऑटो वाला ऑटो चलाते हुए ही पहुंच गया। 7 बंदे दिल्ली से सहरसा बिहार में पहुंच गए साइकिल चलाते हुए।
ऐसी अनेकों दर्दनाक कहानियां कहानियां। अनेकों कहानियां हैं। हम 36 दिन बाद आप कहते हैं हम ट्रेन के जरिए भेजेंगे, 230 ट्रेनों के जरिए 2.5 लाख 2,60,000 लोग आपने भेज दिए। वो भेजे भी हैं, अब उस पर राजनीति जो कर रहे हैं नीतीश कि मैं इनको पैसे दे दूंगा। उन्होंने क्या किया है, क्वारंटीन 14 दिन से 21 दिन कर दिया। तो जो मजदूर जा भी रहे हैं ना, तो पहले उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, वो घर नहीं जा सकते। उनको एक थाली, एक कटोरी, एक चम्मच दे दी जाएगी जैसे बाढ़ में होता है, और उनको क्वारंटीन कैंप्स में डाल दिया जाएगा। 21 दिन वहां सेंटर की रहेंगे। हालत भी क्या, ये सभी जानते हैं। हाँ, उन्हें क्यों डाला जा रहा है? ये दरअसल सरकारें डिस्करेज कर रही हैं। अब उनको समझ में आया, मैंने क्यों कहा रायता फैल रहा है। आप इकोनॉमी का पहिया घुमाना चाहते हैं, फैक्ट्रीज आपको खोलनी होंगी। फैक्ट्रीज खोलेंगे तो क्या मालिक चला देगा फैक्ट्री को? चाहिए ना मजदूर वहां पर, मशीनें तो वही चलाएंगे, वो चले गए अपने घर। कर्नाटक सरकार की स्टेटमेंट आई कि अब हम मजदूरों को नहीं भेजेंगे, बाद में थोड़ा बदला, ट्रेन नहीं भेजेंगे हम। ये बदला confusion- नहीं, यू टर्न लेना पड़ा दबाव में, पर साफ कर दिया था कि नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि हमें मजदूर चाहिए। वो बंधुआ मजदूर है क्या? ये स्पष्ट नीति क्यों है? 2020 में नया भारत में कानून आ रहा है क्या कि बंधुआ मजदूर है, मजदूरों को वहीं रोक लो, नहीं जाने देंगे, आप बंधुआ मजदूर हैं, यही काम करना पड़ेगा। ये स्पष्ट नीति क्यों नहीं है? अगर हमें आर्थिक मोर्चे पे भी काम करना है, देश के मजदूरों का भी क्योंकि भला देरी करना है। कर दी, 36 दिन आपने लगा दिए। ये पहले दिन करते, बांग्लादेश में हुआ, लॉकडाउन की बात हुई, 5 दिन का समय दिया गया घर जाने के लिए। बांग्लादेश आज भी 8% पे ग्रो कर रहा है ना, हमसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। हम भूल जाते हैं इस बात को। हमारी पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा फैसिनेशन है, बांग्लादेश को भूल जाते हैं। लेकिन आज देश के तमाम लोग जो हैं वो अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं मजदूरों को लेकर। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है, मान लिया आप दिल्ली में किसी मजदूर को रख रहे हैं, खाना भी उसे दे रहे हैं, लेकिन जब उसकी जेब खाली होगी तो वो कैसे जिएगा? तो यही तो जो आपका सवाल, बल्कि मैं उसका पूरा जवाब नहीं दे पाया, मैं दूसरी बातों पर चला गया। जो ये श्रम कानून है, देखिए देश में जो लेबर लॉज हैं वो आपको समझने की जरूरत है, और वो लेबर लॉज क्यों बने थे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी जाना जरूरी है। आज की तारीख में हमारे देश में जो कानून है, 50 से ज्यादा कानून है, 50 से ज्यादा लेबर लॉज हैं। इसीलिए कोई अगर कारोबारी है, किसी की फैक्ट्री है, उसके सर के आधे बाल तो उड़ जाते हैं या पक जाते हैं इन कानूनों का पालन करते हुए। पर ये जरूरी भी थे और ये जरूरी भी हैं। इसके पीछे वजह क्या है? एक तो हमारा 200 साल का गुलामी का इतिहास। गोरे थे वो तो हमें बंधुआ मजदूर की तरह ही ट्रीट करते थे। तो हमें जब आजादी मिली तो हमें ऐसे कानून चाहिए थे कि देश की नींव रखने वाला एक मजदूर वो अपने आप को सही मायने में आजाद महसूस कर सके। दूसरा, हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि थी, वी वर अ सोशलिस्ट स्टेट। आज भी प्रियम्बल में लिखा हुआ है, लेकिन हम समाजवाद वगैरह तो भूल गए। पर समाजवादी एक हमारी परंपरा थी, हमारा एक सिद्धांत हमारा था। उसके अलावा आपको गारंटीज भी देनी थी लेबर को। तो इन पृष्ठभूमि के चलते आपने कानून बनाए हुए थे, वो बड़े सख्त थे उनका पालन करने के लिए। रेड टेपिज्म और पैसा खिला खिलू के आप उनकी अनदेखी करो और लेबर के साथ, श्रम के साथ बदतमीजी करो, बदइंतजामी करो, वो अलग बात है। पर कागजों पर बड़े पुख्ता इंतजाम थे। अब हो गई है लेबर की प्रॉब्लम। लेबर जा रहा है घर, लेबर हो रहा है नाराज, दिहाड़ी मिल नहीं रही। अब आपको फैक्ट्री खोलनी है, आपको आर्थिक पहिया घुमाना है। तो शिवराज सिंह चौहान ने पहल की। सबसे बड़ा काम क्या किया? पहले 8 घंटे आप काम करवा सकते थे, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना। 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, हर घंटे पर जितना पर घंटे आपको पैसे मिलते हैं उसके दुगुने देने पड़ेंगे। आपको उसमें बीच में ब्रेक भी देने पड़ेंगे। अब राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश ने, फिर राजस्थान ने, उसके बाद पंजाब, हिमाचल और गुजरात ने भी 8 घंटे के बजाय 12 घंटे अब काम होगा। लेकिन एक सवाल इस पे आपने कहा कि 8 घंटे से 12 घंटे होगा, लेकिन शुरुआत में हमने कहा था कि बहुत सारा हिस्सा है वर्कफोर्स का जो अनऑर्गेनाइज्ड है। हाँ। यानी उनको ठेकेदार रखते हैं महीने भर के लिए, हाँ। 3,000 के लिए, 4,000 के लिए, 5,000 के लिए। हाँ। क्या अब उन लोगों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का? वही तो सबसे ज्यादा वापस भाग रहे हैं। देखिए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अभी काम कर रहा है, या जहां पर फैक्ट्रियां हैं, एक जिसकी रोज का काम है, वो दिहाड़ी मजदूर नहीं है, जिसकी बंधी हुई तनख्वाह है कि भाई मैं फैक्ट्री में, मेरा काम प्लम्बिंग का है, इलेक्ट्रिशियन है, मैं मशीन चलाता हूं,
वो जो लोग हैं वो इतना जल्दी अपने घर वापस नहीं भाग रहे हैं, वो दिहाड़ी मजदूर भाग रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला, रेड़े वाला, खोमचे वाला, वो लोग भाग रहे हैं। ये लोगों के लिए अब क्या है कि अब आप रुकोगे, अब कानून को तिलांजलि दी गई है, उनको रिलैक्स कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ 3 कानून और 1 प्रावधान रह गया है, बाकी सबको 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये उद्योगपतियों के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए, और ये रियायत ठीक है, फिलहाल ठीक लग रही है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल होने लगा, अगर एक्सप्लॉइटेशन होने लगी लेबर की, शोषण हुआ फिर ये बड़ा सवाल है। अभी हम उसके बारे में कमेंट करेंगे तो फिर जल्दबाजी होगी, लेकिन ये सवाल है, हम सवाल जरूर उठा सकते हैं कि आप सारे कानूनों को सस्पेंड कर देंगे, 12 घंटे काम करेगा लेबर, उसको तनख्वाह क्या 1.5 गुना मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसको बीच में रेस्ट टाइम क्या मिलेगा, उसके वीकली ऑफ क्या होंगे, कानून को हम सस्पेंड कर रहे हैं तो सस्पेंशन के चलते अगर बेजा इस्तेमाल हो रहा है तो कोई कानूनी प्रावधान, कोई सजा भी दी जाएगी या नहीं, ये तमाम सवाल हैं, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम आज चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ताकि आगाह हो सके सरकार इन सवालों पर, इन बिंदुओं पर भी तवज्जो दे। बड़ा सवाल अभी यही है कि सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन इन मजदूरों के बारे में नहीं सोचा, या सोचा तो क्या कोई स्पष्ट नीति नहीं थी? यही वजह है कि आज ये सड़कों पे हैं, रोते हुए, बिलखते हुए, ट्रेनों की पटरियों पे कटते हुए, या फिर एक नीति अभी भी बनाने की जरूरत है ताकि ये लोग लौटें, एक विश्वास हो, क्योंकि विश्वास तो टूट गया। जो मजदूर 1000 किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव पहुंचा है, क्या वो वापस शहर लौटेगा? मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, और क्योंकि आप हिमाचल से हैं, आप इसको भली भांति समझ पाएंगे। इस देश में हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं जी। करोड़ों लोग, 60 करोड़ लोग, पिछली बार उन्होंने अपना वोट दिया, 60 करोड़, 52 करोड़ मजदूरों की, मैं मानता हूं सारे अपने घर जाना चाहते हैं, 60 करोड़ लोग मतदान करते हैं। और आप जिस इलाके से आते हैं वहां पर तो एक गांव भी है, इकलौता आदमी वहां पर वोटर है, वहां भी चुनाव आयोग के लोग पहुंच जाते हैं ना, पर्ची पहुंच जाती है, मशीनें पहुंच जाती हैं, सारा इंतजाम हो जाता है। तो अगर मजदूर जाना भी चाहते हैं, एक व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती? अगर शराब बेचने के लिए आप इतने आतुर हैं कि ई क्यूपॉन्स भी आप होम डिलीवरी गारंटी कर सकते हैं पंजाब में या दिल्ली में, तो वो क्यूपॉन्स आपके घर क्यों नहीं आ सकते? मैं मजदूर हूं या आप दिहाड़ी मजदूर हैं, एक व्यवस्था बना दी जाए कि मैं जाना चाहता हूं, मैं मुंगेर का रहने वाला हूं या सहरसा का रहने वाला हूं या किशनगंज का रहने वाला हूं या इलाहाबाद जाना चाहता हूं या गोरखपुर जाना चाहता हूं या बलिया जाना चाहता हूं, और मेरे पास एक पर्ची आ जाए कि आप इस दिन इस रेलवे स्टेशन पर, इस प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वहां पर भेजा नहीं जा सकता क्या? इसमें रॉकेट साइंस है क्या? इट इज ऑल कॉमन सेंस। ये व्यवस्था हमें करनी होगी, और हम कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं ना, हम व्यवस्था बनाते हैं ना, हर कोई वोट देता है ना, डंडे कारण्य में भी वोट देने जाया जाता है ना, बस्तर में भी वोट देते हैं ना लोग, जहां पर लैंडमाइंस बिछी हुई हैं, नक्सलियों का पूरा गढ़ है, वहां पर भी व्यवस्था हो जाती है ना। तो यहां व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? और ज्यादातर इनमें से मजदूर 90% बड़े बड़े शहरों में है, वो मुंबई हो, पुणे हो, दिल्ली एनसीआर हो, बेंगलुरु हो, वो अहमदाबाद हो, सूरत हो, वहां पर है ना। मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि आपको जंगलों में जाकर इंतजाम करने होंगे, उनके लिए ट्रेन का प्रबंध करना है। ये हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, और ये देश के हित में होगा, क्योंकि ये जो पहिए की बात मैं करता हूं, इकोनॉमी का जो पहिया है, इसमें जो ये ग्रीस या तेल, वो इन श्रमिकों, इन लेबर का पसीना ही है, उसके बिना ये पहिया जाम रहेगा। ये बात हमें समझनी होगी। अब बड़ा सवाल यही है, मजदूर घर को लौट रहे हैं, सरकार को इकोनॉमी को चलाना है, मजदूर भरोसा खो बैठे हैं शहरों से, सरकारों से। अब ये विश्वास कैसे पैदा होगा? विश्वास के लिए आपको यही करना होगा, उनके खातों में पैसे डालिए, वो जाना चाहते हैं उनको बताइए, उनसे संवाद। देखिए, संवाद की बहुत बड़ी कमी है, मजदूरों से कोई संवाद नहीं कर रहा है। मजदूरों को तो कैटल की तरह, जानवर की तरह, माफ कीजिएगा, उस तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं। आप कितनी भी तस्वीरें देख लीजिए, रोज की एक अलग तस्वीर आती है। आज अमरोहा, कठुआ, सूरत में फिर से, अहमदाबाद में अभी अभी कुछ देर पहले फिर से वहां पर उत्तेजक हो गए हैं, उग्र हो गए हैं। आप उनसे बात कीजिए,
उनको कहिए घर जाना है तो हम आपको पहुंचा देंगे, पर घर अभी मत जाइए, वहां पर भी आपको 21 दिन का या 14 दिन का क्वारंटीन होगा, आप सीधे घर नहीं जा पाएंगे, हम यहां पर इंतजाम कर देते हैं। राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी, राशन आपको दिलवाएंगे। जनधन खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो एक कोई नोडल एजेंसी, एक अफसर बना दीजिए, एक जगह बना दीजिए कि मेरे पास ये नहीं आ रहा है। अभी आपको मुनीमगिरी करने की जरूरत नहीं है जी। अभी संवेदनशीलता से अगर आप उनसे बात करेंगे, राब्ता कायम करेंगे, संवाद कायम करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, तभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। चलिए अभी के लिए इतना ही, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं कि देश का मजदूर जो सरकार से विश्वास खो चुका है, सिस्टम से विश्वास खो चुका है, क्या वो दोबारा इन शहरों में लौटेगा? क्योंकि इस वक्त देश को मजदूर की ताकत की ज़रूरत है, मजदूर के पसीने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमें जान को भी बचाना है और जहान को भी बचाना है। और यहां पर मैं एक चीज़ और जोड़ दूं, मैं और रवि आपके साथ अब रोज़ मिलेंगे और जो ये प्रस्तुति हम आपके सामने पेश करेंगे, इसमें देश के जो मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था से, रोजी रोटी से, आपकी नौकरी से जुड़े जो सवाल हैं, उन सवालों के हम जवाब देंगे। और हम लाइव जाएंगे फिर कल से, तो आप सवाल भी लगातार हमें स्ट्रीम करते रहिए और उन सवालों को भी हम लगातार लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कल से लाइव भी आएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।